स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसे कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 14 इकोसिस्टम के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। Go there and check it out for more question-wise and chapter-wise analysis of NCERT exemplar. Now, moving to the questions. पहला सवाल दे रखा है कि decomposers, अभी लास्ट वीडियो में भी हमने वीडियो लेक्चर में बात करी थी decomposers के बारे में। तो decomposers like fungi and bacteria are, ये किस तरीके के होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये जितने भी दे रखे हैं ये खाना बनाने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, ये खाना बनाने का तरीका है। तो इनमें से डिकम्पोजर्स जो हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया क्या हैं। तो सबसे पहले तो डिकम्पोजर्स हम देख लेते हैं। दे आर फंजाई एंड बैक्टीरिया आर प्राइमरी डिकम्पोजर्स। ठीक, और डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, यानी सड़ाते गलाते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं ताकि वो अपने सिंपल फॉर्म्स में आ जाएं। ठीक है, तो ये देखो, ये है फंजाई एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कौन से होते हैं, एंड दे आर, पहली बात तो ये है कि फंजाई है तो फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, एंड देन बैक्टीरिया, और ये किस चीज पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, तो वो होंगे सैप्रोट्रोफ्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Now, moving to the next question. Process of mineralization, यानी मिनरलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है एज इन की टूट टूट करके इतना सिंपल फॉर्म में बन चुका है डेड और डिकेइंग मैटर कि उसके मिनरल्स अलग हो गए हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये रिलीज करता है क्या, ये क्या रिलीज कर रहा है, तो ये देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मिनरलाइजेशन कब होता है। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में ये 5 स्टेप होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो फ्रेगमेंटेशन, कोई भी एक बड़ी बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। फिर लीचिंग होगा उसका, देन कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या, कोई भी चीज बन रही है, कैटाबोलिज्म में कोई भी चीज टूट रही है। यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सड़गल रही हैं, चीजें टूट रही हैं। देन कैटाबोलिज्म एंड ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का बनना। जो ह्यूमस डार्क कलर्ड मटेरियल है ना, जो बहुत ही ज्यादा सॉइल में रहता है, सॉइल का ऊपरी परत है जो बहुत ही फर्टाइल होता है, तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो वो फर्टिलिटी, जितनी भी चीजें हैं डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो गई हैं, सड़गल गई हैं और वो मिट्टी में जाके मिल गई हैं, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन के बाद लास्ट प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन। तो अब धीरे धीरे उसके जो मिनरल्स होते हैं, जो बॉडी में जो भी चीज डिकम्पोज हुई है, लेट से कि एक घोड़ा मर गया, वो डिकम्पोज हुआ है, तो डिकम्पोजिशन के क्रम में उसमें जितने मिनरल्स थे, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसेस होंगे उसमें कैल्शियम होगा, राइट, तो ये सारे मिनरल्स जो हैं वो डीप डाउन धीरे धीरे मिट्टी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो मिट्टी और ज्यादा उर्वरा बन जाती है। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कह रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या रिलीज किया जा रहा है, एंड दैट इज कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ह्यूमस से रिलीज किए जाते हैं। पहला मिट्टी में ह्यूमस बन गया था, यहाँ पे ये देखो, ये ह्यूमस बन गया है। अब ह्यूमस धीरे धीरे ह्यूमस में भी फर्दर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे की ओर चलते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उससे एक सवाल भी दे रखा है हमें कि जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, उसको हम प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। तो ये किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, एंड दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इनवर्स एंड ईयर इनवर्स एंड देन ग्राम इनवर्स, KCL यानी किलो कैलोरी, M इनवर्स एंड ईयर इनवर्स, ये इन दोनों में इसको हम इस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का, इनमें से कौन से इकोसिस्टम में हमें देखने मिलेगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड कुछ ऐसा होगा, बायोमास का 2 पिरामिड बनेगा, एक टेरेस्ट्रियल
और दूसरा मेराइन यानी एक्वेटिक। ठीक है, तो देखो टेरेस्ट्रियल में ये सारी चीजें ऐसे सीधी हैं, ठीक है, लेकिन मेराइन में देखो ये इन्वर्टेड है, ऊपर से नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे? फाइटोप्लैंक्टन्स, ये देखो पहला वाला जो बेस है ये प्रोड्यूसर्स का बेस है। कोई भी इकोसिस्टम हो, सॉरी, कोई भी पिरामिड होगा जिसमें कि नीचे वाले बेस की हम बात करेंगे, उस पिरामिड में जो नीचे वाला बेस होगा वो हमेशा ही प्रोड्यूसर्स का होगा, देख लो ध्यान से। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स ने जो बनाया उस पे फीड करने वाले उससे ज्यादा जू प्लैंक्टन्स है। जू प्लैंक्टन को सबसे ज्यादा खाने वाले हैं स्मॉल फिशेस, क्योंकि ये इस पे फीड कर रहे हैं, इसके बनाए हुए प्रोडक्ट पे 100 फीड कर रहे हैं, तो 100 यहाँ पे जाते हुए 1000 पे स्मॉल फिशेस फीड कर रही हैं, और 1000 को बहुत बड़ी बड़ी फिशेस फिर खा रही हैं। तो बायोमास जो प्रेजेंट है वहां पे उस पर्टिकुलर लेवल पे कितना बड़ा बड़ा फिश खा रहा है, उसके अंदर बायोमास को इस तरीके से समझ लो, उसके अंदर कितनी ज्यादा मांसपेशी मौजूद है, तो उस हिसाब से हम देखें तो ये लार्ज फिशेस ज्यादा होंगी जू फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन के हिसाब से। तो ये कौन सा इकोसिस्टम हुआ? दैट विल बी इधर मराइन और एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये आपको तभी याद रहेगा जब आपने बहुत अच्छे से एल्गी वाला पोर्शन कर रखा होगा। इसमें देखो ये एक दे रखा है हमें एगेरिकस, एगेरिकस इज नॉट अ प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका ध्यान में रखने की जरूरत है, इसको रट लो, नहीं तो जैसे भी हो सके ये सवाल को बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा होता है, मतलब कि कौन सा इकोसिस्टम है जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो देखो ये बायोम प्रोडक्टिविटी का एक ग्राफ है जो लगा रखा है, अगर हो सके तो ये ग्राफ बिल्कुल ध्यान में रखो, एटलीस्ट ऊपर के 3-4 नीचे के 3-4 ध्यान में रखने की जरूरत है। देखो इश्यूरीज, स्वैम्प और मार्शेज एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तीनों देखो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं 8000। और ये देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ये रहा मेजरमेंट आ गया ना, राइट। तो 8000 के आसपास, 88,000 के आसपास ये प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे कम कौन करता है? तो डेजर्ट और टुंड्रा रीजन, टुंड्रा मतलब बहुत ज्यादा ठंडा वाला रीजन, ये बहुत ही कम करता है, 800 किलो कैलोरी से भी कम करता है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब देखो सवाना का ध्यान में रखना, एग्रीकल्चरल लैंड का ध्यान में रखना है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड ध्यान में रखने की जरूरत है, कभी कभी टेम्परेट ग्रासलैंड से पूछ देता है। एंड देन जैसे अभी ये सवाल पूछ रखा है, ये इस तरीके से भी पूछा जाता है। और इश्यूरीज क्या होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए तो हमें आंसर मिल गया है, कौन सा है वो? दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर की बात हो रही है, जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ पे, ये नंबर, ये बायोमास का पिरामिड था। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर यानी नंबर के ऊपर जो पिरामिड बने हुए होते हैं वो कैसे होंगे? तो दैट विल बी अपराइट, सॉरी, समटाइम्स अपराइट एंड समटाइम्स इन्वर्टेड, दोनों तरीके से हो सकते हैं, राइट। अब इन्वर्टेड कैसे होंगे? तो इन्वर्टेड ऐसे समझ लो कि एक पेड़ के ऊपर कितनी चिड़िया रहती है, उसके रूट के पास कितने जानवर रहते हैं, उस पर कितनी पत्तियां होती हैं, वेरिएबल है, इन्वर्टेड है। एक पेड़ अगर हम बात कर ले तो वो धीरे धीरे जब हम ऊपर चलते जाएंगे, छोटे से बड़े जीव की तरफ चलते जाएंगे, तो वो इन्वर्टेड बन जाएगा, राइट। ये बन रहा है इन्वर्टेड। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। Approximately how much of solar energy that falls on leaves of plant converted into chemical energy? जितनी भी लीफ के ऊपर सोलर एनर्जी यानी सनलाइट पड़ रही है, उनका उसका कितना अमाउंट है जो कि आगे बढ़ती है? तो दैट इज अबाउट 2 to 10%, 2 से 10% के आसपास ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दरमियान, बाकी सब वेस्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Among the following, where do you think the process of decomposition would be fastest? किधर होगा सबसे ज्यादा फास्ट? तो that will be in tropical rain forest। हमने अभी पिछले वीडियो में भी बात करी है कि रेन फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन बहुत ही तेजी से होगा, राइट। एंड हम डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को भी देखें तो उसमें देखो इन्वायरमेंट में क्या मॉइस्चर और टेम्परेचर जरूरी है, आर्द्रता होनी चाहिए,
साथ ही वहां पे लिटर की क्वालिटी भी डिपेंड करेगी कि जो सड़ी गली हुई चीजें हैं वो कैसी हैं, वो डिकम्पोजिशन को बताएंगी। और साथ ही में सॉइल में माइक्रोब्स कैसे हैं वो भी बताएंगे कि डिकम्पोजिशन कैसा होगा। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे मॉइस्चर रहता है, वहां पे टेम्परेचर होता है 18 to 25 के आसपास, मॉइस्चर आर्द्रता बनी हुई रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, बारिश की वजह से मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है। एंड देन फिर सॉइल जो लिटर है, लिटर कौन सा होगा, वो सड़ी गली हुई चीजें क्या होंगी, पेड़ के पत्ते होंगे, जानवर मरे हुए होंगे, तो वो सारी चीजें क्या है, वो ऑर्गेनिक है, राइट। तो ऑर्गेनिक चीजें हैं तो ऑर्गेनिक जल्दी से खत्म होती हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो सॉइल में जो रहने वाले माइक्रोब्स हैं वो भी हेल्दी होंगे, तो और ज्यादा जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। तो ये सबसे बढ़िया और बहुत ही अच्छा जगह है डिकम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें से हमने रिस्पिरेशन रेट हटा दिया है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी भूमिगत जो इकोसिस्टम है उस वाले इकोसिस्टम में कितना अमाउंट रहता है, व्हाट इज द अमाउंट, उसकी बात हो रही है, एंड दैट इज 10%। 10% ही अलग वाले दूसरे लेवल पे जाता है। प्लांट से 10% एनर्जी हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स से 10% एनर्जी कार्निवोर्स, इस तरीके से मूवमेंट होता है 10% एनर्जी का, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है यानी कि कहीं पे नए जंतुओं का और नए पौधों का, पेड़ पौधों का और पूरा का पूरा एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो चेंजेस होते हैं बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होते हैं और बहुत ही ज्यादा सीक्वेंशियल होते हैं, बहुत ही सीक्वेंस में आते हैं, राइट। तो अगर हम देखें भी तो ये देखो कितना अच्छे से एकदम तरीके से करीने से लगा हुआ है कि पहले लाइकेन आएंगे, लिवरवॉर्ट्स आएंगे, फिर मॉसेज आएंगे, फिर स्मॉल हर्ब्स, फिर फर्न्स, एंड देन लार्जर हर्ब्स एंड लार्जर ट्रीज एंड ओक ट्रीज, मतलब कि और ज्यादा बड़े बड़े विशाल पेड़। तो ये एक कायदा बना हुआ है, इसी कायदे को ये फॉलो कर रहे हैं और धीरे 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 ये चीजें बन रही है, एक साथ एक टाइम पे नहीं होंगी, सीक्वेंस वाइज फॉर्म हो रही है, ऑर्डरली मैनर में चल रही है, एक के बाद एक के बाद एक बन रही है, एक साथ ही सब कुछ नहीं। बड़ा पेड़ नहीं बन सकता ना, पत्थर के ऊपर बड़ा पेड़ नहीं लग सकता, लेकिन वही पत्थर अगर डिकम्पोज होके मिट्टी बन जाए और उसमें लिटर मिल जाए, उसमें आर्द्रता आ जाए, तो बड़ा पेड़ उसमें सरवाइव कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होता है, यही है इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी से रिलेटेड। ये देखिए, ये जो फॉरेस्ट ओक है ना, ये फॉरेस्ट को दर्शा रहा है कि ये फॉरेस्ट बन गया है, यहाँ पे पहले पानी था अब ये फॉरेस्ट बन गया है, तो इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो ये कौन सा स्टेट होता है, दैट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी की लाइन है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो इक्विलिब्रियम का स्टेज होता है, वहां पे अब चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एक पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है, वहां पे वापस से फर्न्स नहीं होंगे, फर्न्स भी रहेंगे, हर्ब्स भी रहेगा, लार्जर श्रब्स भी रहेंगे, ट्रीज भी रहेंगे, राइट। वो एक समन्वय उन्होंने बैठा लिया है, सब एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डज नॉट लॉस ड्यू टू रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में इनमें से कौन सा लॉस नहीं होता है, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ एबव। इनमें से कोई भी रिस्पिरेशन के टर्म्स पे लॉस नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। फास्फोरस एंड नाइट्रोजन हमें पता है डीएनए का फॉर्मेशन करता है, एंड सल्फर जो एयूजी है, एयूजी कोडॉन वो कोड करता है मिथ्योनिन को, और मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है जो कि सल्फर बेस्ड होता है। तो ये किस स्ट्रक्चर में चीजें बनी हुई हैं, तो ये रिस्पिरेशन में नहीं लॉस करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस बताना है प्राइमरी सक्सेशन का अगर वो वाटर में हो रहा है तो, एंड दैट सीक्वेंस इज, सबसे पहले आएगा हमारे पास देखो फाइटोप्लैंक्टन, फिर रीड स्वाम्प स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट,
एंड सॉरी रीड स्वम्प स्टेज नहीं आएगा, इसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट आएगा, देन सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है, फिर आएगा रीड स्वम्प स्टेज, देन मार्श मिडोज, श्रब स्टेज एंड देन फाइनली फॉरेस्ट। ये पूरा एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Phytoplankton, root submerged hydrophytes, then floating hydrophytes, reed swamps, sedges, meadows and trees। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The reservoir for gaseous type of biogeochemical cycle। गैसियस है तो गैस कहाँ मिलता है, हमें मिलता है एटमोस्फेयर में। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो जो रिजर्वायर होगा उसका कौन सा होगा, एटमोस्फेयर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the carbon atom fixed by producers already have passed through 3 species, 3 species से वो पास कर चुका है, ठीक है, जो कार्बन प्रोड्यूसर्स ने फिक्स किया था, तो जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल के लास्ट स्पीशीज होंगे वो क्या कहे जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर्स, उनको हम टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following type of ecosystem is expected in an area where evaporation exceeds, evaporation ज्यादा हो रहा है precipitation से, और annual rainfall भी 100 mm से कम है। So that will be desert। हमने बात भी करी थी, उसमें देखा भी था कि डेजर्ट में बारिश कितनी कम हो रही है। Moving to the next question, the zone of edge of lake, लेक का किनारा है या ओशन का किनारा है जो कि एक्सपोज है एयर और सनलाइट के भी और पानी में भी डूबा हुआ रहता है, उस वाले जोन को हम क्या कहते हैं, तो लेक और वाटर बॉडी के पूरे जोन को ही देखते हैं। सबसे नीचे होता है बेंथिक जोन, बीनीथ से याद रख सकते हैं हम, वो है बेंथिक जोन। उसके ऊपर होता है प्रोफांडल जोन, फिर डिस्फोटिक जोन, ये वाला जोन होता है जहां पे कि लाइट हल्की सी रहती है, ठीक है, एंड देन लिमेंटिक जोन, इस वाले जोन में लाइट रह रही है, मतलब कि कंसिडरेबल अमाउंट में लाइट वहां पे है। डिस्फोटिक जोन में लाइट अब लास्ट कर रही है, अब उससे मतलब वो हल्की हल्की सी रोशनी रह गई है उस वाले जोन में। अब देखो डिस्फोटिक जोन से नीचे लाइट नहीं है, तो ये जो बेंथिक जोन की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इधर लाइट खत्म हो जाएगी। एंड ये लास्ट इज लिटोरियल जोन। ये देखो ये वाले जोन में ही पानी और पानी और हवा दोनों हमें मिल रही है, ठीक है, तो द आंसर इज लिटोरियल जोन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेफिक फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एडेफिक फैक्टर रिफर्स टू, दैट रिफर्स टू सॉइल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरली इकोसिस्टम जो है वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेगा, पहला दे रखा है हमें साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल वो करेगा ही। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हाँ जब वहां पे पौधे हैं तो सॉइल इरोजन तो रुकेगा ही। साथ ही पॉल्यूशन का एब्जॉर्बमेंट, बिल्कुल पॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन भी करेगा। सो ऑल ऑफ दीज इज द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम बोला है तो मैन मेड इकोसिस्टम भी होता होगा। मैन मेड इकोसिस्टम में आता है एग्रीकल्चरल फार्म, फिर आता है हमारा एक्वेरियम, वहां पे तो ये सारे तीनों क्राइटेरिया हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके ये फंक्शन होते हैं। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। नेम एन ऑर्गेनिज्म फाउंड एज सेकेंडरी कार्निवोर इन एन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम में इकोसिस्टम है जिसमें कि सेकेंडरी कार्निवोर चाहिए हमें, तो पहला वाला तो फाइटोप्लैंक्टन है, फिर जू प्लैंक्टन है, फिर स्मॉल फिशेज एंड देन लार्ज फिशेज है, तो सेकेंडरी कार्निवोर है एंड दे आर लार्ज फिशेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं पहले, फिर देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अंडर व्हाट कंडीशंस वुड अ पर्टिकुलर स्टेज इन अ प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिवर्ट बैक टू एन अर्लियर स्टेज। जो सक्सेशन का प्रोसेस हो रहा था वो वापस से अपने पीछे वाले स्टेज में बढ़ जाएगा। कब होगा ऐसा, वो तब होगा जब वहां पे नेचुरल कैलेमिटीज साथ में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज साथ में, या फिर दोनों अलग अलग तरीके से कभी ना कभी उस वाले जगह को, उस वाले रीजन को स्ट्राइक कर रही हैं। तो वहां पे अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ सक्सेशन हो रहा था,
मॉसेस का स्टेज आया था या रीड स्वैम्प स्टेज आया था, तब तक बाढ़ आ गई, पानी भर गया, सब कुछ खत्म, वापस से पहले चला गया, जैसे था वो वैसे ही चला गया। ठीक है, इस तरीके से जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, जैसे कि हमने खुदाई कर दी या फिर वहां पे डायनामाइट से किसी काम की वजह से उड़ा दिया, तो वो सारी चीजें वापस से खत्म हो जाएंगी, सबका मटिया पलीत हो गया, जितना भी है सक्सेशन चल रहा था, और वो फिर से अपने 2 स्टेज या 3 स्टेज पीछे वाले पोजीशन पे चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेटा ऐसे ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फॉरेस्ट में ये सारे जो हैं वो कैसे होंगे, तो दैट विल बी लाइक, वो इस तरीके से सुसज्जित होंगे। अगर हम फॉरेस्ट फ्लोर से देखें तो पहले ग्रास होगा, फिर अमेरैंथस होगा, फिर श्रबी प्लांट होंगे, एंड देन टीक होगा। टीक इज अ वेरी बिग ट्री लाइक मैंगो और यूक्लिप्टस, इस तरीके का वो बड़ा पेड़ है, तो वो सबसे अंत में पाया जाएगा अगर फॉरेस्ट फ्लोर से देखें तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम एन ओमनीवोर विच अकर इन बोथ ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि जो चरने वाला फूड चेन होता है उसमें भी, और जो डिकम्पोजर फूड चेन है उसमें भी, दोनों में वो ओमनीवोर कौन सा है जो मिलता है, एंड दे आर कॉकरोचेस। कॉकरोचेस दोनों जगह मिलते हैं, साथ में क्रो भी दोनों जगह पे मिलता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दे रखा है कि व्हाट डज द बेस टीयर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट। तो बेस टीयर की बात हो रही है, दैट रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर्स। अब देखते हैं कैसे, मैंने कहा ये प्रोड्यूसर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी का है चार्ट बना हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल में भी देखो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पहले हैं, और यहाँ देखो नंबर किस तरीके से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कितने हैं और यहाँ पे आते हुए टर्शियरी कंज्यूमर्स कितने हो गए हैं। ठीक है, देन ट्रॉफिक लेवल्स में भी बात करें तो ट्रॉफिक लेवल में ड्राई वेट, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, बायोमास की बात हो रही है, तो बायोमास में भी देखो तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पहले हैं, बेस टीयर है। एंड देन सनलाइट, यानी कि ये है एनर्जी वाला, तो एनर्जी वाले में भी देखो पहले लेवल पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, तो कौन से होंगे, पहला बेस टीयर कौन बनाएगा, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई करना है पीचर प्लांट को कि वो एक प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, जो निपेंथस है यानी कि पीचर प्लांट है वो इंसेक्टिवोर प्लांट तो है, साथ में उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट को टैप करके फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी है, तब वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्यूपाई करते हैं मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म 2 बताने हमें, तो मोर देन 1 अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि वो हार्बिवोर्स भी हैं, वो कार्निवोर्स भी हैं, तो लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बियर्स, ये सारे बियर जो होते हैं वो जानवर को भी मार के खाते हैं, और साथ में वो छोटे छोटे बेरीज ये भी खाते हैं। मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ झम कल्टिवेशन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। झम कल्टिवेशन किसको कह रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पे एग्रीकल्चर किया और फिर उसको आग लगा दी और चल दिया, आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे रीग्रोथ होगा, वापस से फॉरेस्ट यहाँ रीग्रोथ होगा इकोलॉजिकल टर्म्स में, तो देखो रीग्रोथ भी होगा और ये एक सेकेंडरी सक्सेशन होगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सॉइल पहले से प्रेजेंट है, तो अगर या फिर सीड्स हैं, पहले फॉरेस्ट था, सॉइल प्रेजेंट है, सीड्स रहेंगे ही, कोई ना कोई सीड होगा जो धरती में दबा हुआ होगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, और नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि विंड है, एयर है, इस तरह, विंड और एयर तो एक ही होता है, सॉरी, विंड है या वाटर है, उसके थ्रू क्या होगा, जो बरीड सीड है वो जर्मिनेट कर जाएंगे, और विंड की वजह से जो नए सीड्स आए वो भी विंड की वजह से जो नए सीड्स आए बारिश की वजह से वो जर्मिनेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो एरिया वापस से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेक्स स्टेज इज अचीव्ड क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। वाई? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से मिट्टी मौजूद है, मिट्टी बनानी नहीं है, और यहाँ मिट्टी बनाने में ही लाखों साल लग जाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में एक बार में ही तो पत्थर नहीं टूट के बन जाएगा ना मिट्टी,
ठीक है, तो वहां पे दोनों में क्लाइमेक्स स्टेज अचीव करने में टाइम डिफरेंस हमें दिखेगा वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स में लाइकेन और फर्न है, इन दोनों में से पाइनियर स्पीशीज जेरिक कंडीशन में, जेरिक यानी डेजर्ट कंडीशन में, डेजर्ट सक्सेशन में कौन सी होगी? एंड दैट विल बी लाइकेन्स, राइट, लाइकेन्स। और फिर ब्रायोफाइट आएंगे और फिर धीरे धीरे वो बिगर प्लांट्स की तरफ बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम? सनलाइट। और जो थर्मल हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं उसमें छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं सब में सनलाइट ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो आगे बढ़ते हैं। इज द कॉमन एडिबल मशरूम एन ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ? दे आर हेट्रोट्रॉफ। जो हम खाते हैं एगेरिकस वो हेट्रोट्रॉफ होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओशंस सबसे कम प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? प्रोडक्टिविटी, बायोम प्रोडक्टिविटी का चार्ट उसमें देखना, ओशंस कहाँ पे आता है? नीचे से वो आता है, ऊपर से नहीं, नीचे से आता है, 4th या 5th या 6th पोजीशन पे। इतने कम प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं होती, जो हमने जोन्स देखे हैं। साथ में सपोर्ट सिस्टम के लिए सॉइल प्रेजेंट नहीं है, उसमें हाई कंडीशन ऑफ सैलिनिटी है, नमक खारापन बहुत ज्यादा है, और ओशंस में नाइट्रोजन भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हार्वीवोर लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? हार्वीवोर लेवल के बाद हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बायोमास अवेलेबल होता है ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल for further consumption is resultant of primary productivity by the autotrophs. Autotroph के बाद, वहां के बाद जो प्रेजेंट है वो बाकी टर्शियरी कंज्यूमर्स के लिए और बाकी सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर के लिए रखा हुआ है, मतलब वहां के बाद ही तो आके बढ़ रहा है, इसीलिए उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वाई आर द न्यूट्रिएंट साइकिल इन नेचर इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल? क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, कहीं ना कहीं आयंस जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है वहां से आ रहे हैं, और जियो मीन्स की रॉक इन्वायरमेंट, तो रॉक, एयर, वाटर, इन वहां से आ रहे हैं, इसीलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल उसको बोलते हैं। और ये साइक्लिक वे में चलते रहता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, फिर उसके बाद वो मिट्टी में आता है, मिट्टी से पौधे में जाता है, पौधे से उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म सड़ते गलते हैं, फिर मिट्टी में मिलते हैं, और ये मिट्टी, ये साइकिल फिर ये यूं ही बरकरार रहता है, चलते रहता है, इसीलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। नाउ गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ जेरिक सक्सेशन। जेराक सक्सेशन, सैंड डेजर्ट और रॉक डेजर्ट आर जेराक सक्सेशन टाइप ऑफ प्लेसेस। ठीक है जी, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। सेल्फ मतलब खुद से सस्टेन करने वाले जितने भी जगहें होंगी या ऑर्गेनाइजेशंस होगा या इंडिविजुअल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो अपना मेंटेन खुद से खुद को कर सकता होगा, उसको हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ही कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल दे रखे कि कौन सा टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। ये हमें इससे पहले वाले चैप्टर के एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, और ये है डेजर्ट इकोसिस्टम, और साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट हमें बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट जैसे कि कीकर हो गया या फिर कैक्टस हो गया, और जैसे कि एनिमल्स में अगर हम बात करें तो बॉब कैट है, स्पाइडर लाइक ब्लैक विडो, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन टू अर्थवर्म, मशरूम, सॉइल माइट्स एंड डंग बीटल इन द इकोसिस्टम? देखो अर्थवर्म है, मशरूम है, यानी कि फंजाई है, ठीक है, एंड ये क्या काम करते हैं? दे आर डीकम्पोजर्स, हेल्प इन डीकम्पोजिशन as well as are members of detritus food chain. चलिए, so this was it for this video. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.